हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम बात करेंगे इसरो का जो फिटर का हुआ था पेपर, आपका एसएससी सैक का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो अहमदाबाद में है, उसका पेपर हुआ था। तो 28/3/2025 को पेपर हुआ था, उसका आंसर की रिलीज़ हो गया है। उसमें देखेंगे जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सारे सॉल्व करेंगे, है ना। उसमें कुछ डाउट सेट होंगे, उसके बारे में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपका, नीचे के ये चित्र दिया हुआ है, इसके बारे में पूछा है ये कौन सा उपकरण है। उपकरण के बारे में पूछा है, हिंदी में है, इंग्लिश में मिल जाएगा। मैं इंग्लिश में भी अपलोड कर दूंगा। हिंदी में है तो हिंदी में ज़्यादातर चीज़ें हैं, मैक्सिमम चीज़ें हिंदी में ही अवेलेबल है, तो हिंदी में आपका ये रहेगा। सो ये पूछ रखा है ये कौन सा है, तो आपका इंटरनल जो है माइक्रोमीटर है। ये आपका आंतरिक माइक्रोमीटर जो है, ये आपका आंतरिक माइक्रोमीटर है। अगले सवाल पे चलते हैं, दूसरे नंबर पे। तो दूसरा नंबर सवाल है यहाँ पे, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग के बारे में पूछा है। ब्रेजिंग और सोल्डरिंग जो है किस प्रकार की वेल्डिंग है। तो इसमें क्या होता है ब्रेजिंग और सोल्डरिंग में, इसमें क्या होता है कि हम एक फिलर मेटल यूज़ करते हैं, है ना। तो इसीलिए जो मेन मेटल है वो नहीं मेल्ट होता है, इसलिए जो होता है गैर फ्यूजन होता है। फ्यूजन जो होता है उसमें आपके वेल्डिंग आ जाएंगे, वो फ्यूजन में आता है। गैस वेल्डिंग जो होता है वो आपका फ्यूजन में आता है। बाकी ये नॉन फ्यूजन जो होता है, मतलब गैर फ्यूजन जो होता है, उसमें आपका ब्रेजिंग और सोल्डरिंग में फिलर रोड इस्तेमाल किया जाता है। और उसका जो फिलर रोड का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जो बेस मेटल होता है उससे कम होता है, उसके कारण ये आपका गैर में आ जाएगा, गैर फ्यूजन में। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये इंग्लिश में लिख रखा है कि प्लग गेज के बारे में पूछा है। गो गेज जो होता है वो कौन सा लिमिट चेक करता है, और नो गेज जो होता है वो कौन सा लिमिट चेक करता है। तो आपका गो गेज जो होता है मिनिमम लिमिट को चेक करता है, मतलब लोअर जो होता है। तो यहाँ पे खाली स्थान है, पहले आपका लोअर आएगा फिर आपका अपर आएगा। तो सी जो है वो आंसर हो जाएगा, सी आंसर दे रखा है। 4 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपका निम्नलिखित लिमिट साइज में से किसकी टॉलरेंस सबसे कम है। सबसे कम टॉलरेंस में देखना है ना। इसमें देखोगे इसमें कितना है, टोटल 7 का है, 0.07 का है ना। दूसरे में देखोगे ये आपका दोनों माइनस माइनस में है, तो इसमें आपका 0.05 का है। तीसरे में आओगे तो 5 और एक 6 का है, और नीचे वाले आओगे 10 और एक 11 का है। तो 6 एक 7 5 5 हो गया प्लस में, और माइनस में एक 6 हो गया। ये क्या पूछा है, सबसे कम पूछा है ना। तो सबसे कम जो है ये आपका बी में जो है वो आपका सबसे कम है। बाकी देखो इसमें भी आपका कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसमें आ रहा है आपका 11 आ रहा है, ऊपर वाले में 7 आ रहा है। इसमें जो है दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है अब 5 माइक्रोन का आ रहा है, तो ये बी आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट जो है कॉम्बिनेशन सेट का नहीं है। तो कॉम्बिनेशन सेट में क्या होता है, स्क्वायर हेड होता है प्रोटेक्टर हेड भी होता है, सेंटर हेड भी होता है, बेबल हेड जो होता है वो नहीं होता है। तो आपका डी आंसर हो जाएगा। 6ठे नंबर के सवाल पे चलते हैं। इस पर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा छेनी प्रकार नहीं है। छेनी का जो है वो टाइप नहीं है। तो फ्लैट छेनी वो होता है, क्रॉस कट छेनी वो भी होता है, डायमंड पॉइंट छेनी वो भी होता है। स्क्वायर छेनी जो होता है नहीं होता है। डायमंड पॉइंट छेनी से जो होता है, जो प्रोसेस किया जाता है स्क्वायरिंग का, वो स्क्वायरिंग का किया जाता है। तो स्क्वायर छेनी नहीं होता है, तो सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, इसका नाम पूछा है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो ये आपका सरफेस गेज है। बी नंबर पे जो है ये सरफेस गेज है। कौन से टाइप का है, सॉलिड टाइप का है। 8वां नंबर क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन का दे रखा है ना। इसको कैलकुलेशन सिंपल निकाल सकते हो। एक्स का वैल्यू पुट करो, वाई का वैल्यू पुट करो, इस पर पुट करोगे तो ऐसे ही आ जाएगा, है ना। उतना भी नहीं करना है तो इसको सबसे पहले कैलकुलेट करो, बाद में आपका एक्स और वाई आ जाएगा, उसमें आप कर सकते हो। जैसे नॉर्मल देखो इसमें 3 है एक्स का, इसमें घात जो है 2 है ना। तो इसमें एक्स आ गया, ये प्लस में है, इधर इधर भी प्लस में है तो माइनस जाएगा, है ना। ये इस साइड आएगा, माइनस आ जाएगा वाई का स्क्वायर, और ये प्लस में है इधर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। ये जेड का वैल्यू पूछा है, जेड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, है ना। तो एक्स मैंने कर दिया माइनस वाई स्क्वायर, और ये प्लस में जो हो जाएगा 40, जेड 40 हो जाएगा, है ना। खाली 40 हो जाएगा, जेड नहीं हो, खाली 40 हो जाएगा। तो इसमें वैसा ना करने के बजाय हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपका सिंपल आ जाएगा ना। एक्स का वैल्यू पुट करोगे 5 25 25 125 हो जाएगा, प्लस 4 प्लस ये आ जाएगा 41 जेड का क्यूब, है ना। सेम इस सेट करोगे 25, और ये आपका वाई का क्यूब मतलब 4 चौका 16 चौका 64, ये प्लस में ही है ना, और ये आपका प्लस में है ये जेड क्यूब। ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, इसको सबको माइनस कर दो।
इसमें निकालोगे तो कितना आएगा, इज इक्वल्स टू, बाद में जीरो करेंगे, ऐसे कैलकुलेशन है ना बराबर का, तो बाद में जीरो कर देंगे तो ईजिली आ जाएगा। इसमें करोगे तो 120 100 रह जाएगा, इसमें माइनस में चला जाएगा, माइनस जो है 60 रह जाएगा, मतलब ये 60 रह गया और यहाँ पे 40 रह गया है ना। ये जब उस साइड जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 60। चलो इसका कैलकुलेशन जो है ना थोड़ा सा इसमें सिंपल है, आप एक्स और वाई का वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो है कैलकुलेशन बन जाएगा, इसी उसमें जेड आपका आ जाएगा, है ना। तो आपका जो आंसर है वो माइनस में आएगा, 1 आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं 9वें नंबर पे। तो 9वें नंबर का जो सवाल है ये आपका नीचे दी गई आकृति का जो है वो पूछ रखा है, आयाम पूछ रखा है ना। कौन सा एक्स जो है एक्स पूछ रखा है, एक्स कितना होगा। तो इसमें देखेंगे, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, ये एक्स जो है फ्रॉम ईयर टू ईयर ये कितना है, ये देखोगे 9.5 है, और ये जो है ना बीच वाला ये कितना दे रखा है, इस साइड नहीं दिया लेकिन इस साइड दिया है, तो ये जैसे 45 का एंगल बन रहा है, मतलब ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में ये जो है दोनों 45 का मतलब होता है ये भी और ये भी, तो मतलब ये और ये दोनों बराबर, ये 10.5 है मतलब ये भी 10.5 होगा। जब दोनों के जोड़ोगे 10.55 प्लस 9.45 आपका टोटल कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ऑप्शन में ए है, ए में जो आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, जो 10वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका जो है घर्षण गुणांक का इकाई पूछा है। तो घर्षण गुणांक का जो इकाई इनमें से कोई नहीं होगा, है ना। फ्रिक्शन ऑफ फोर्स का जो है उसके बारे में पूछ रखा है, तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं 11 नंबर पे। तो 11 नंबर पे सेल्फ रिलीजिंग टेपर के बारे में पूछ रखा है, स्पिंडल नोज और आर्बर के लिए यूज़ किया जाता है, उस टेपर का क्या होता है। टेपर पूछ रखा है कि जो टेपर होता है ना सेल्फ रिलीजिंग वाले पे वो कितना होता है, उसका टेपर जो होता है स्पिंडल नोज का, तो आपका 724 का होता है ना, बाकी ये किसी में नहीं होते हैं। तो आपका डी जो है डी आंसर है। 12वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12वें नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोरिंग के बारे में पूछा है। बोरिंग निम्नलिखित में से किस मशीन पर नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है बोरिंग जो होता है, सेपर पे नहीं किया जा सकता है, बाकी सब में किया जा सकता है। मिलिंग से, बोरिंग से, मिलिंग लेथ मशीन से भी करा जा सकता है, सेपर मशीन से नहीं किया जा सकता है। तो आंसर बी है। अगले सवाल देखते हैं 13 नंबर। इसमें पूछ रखा है ये कौन सा प्रक्रिया कर रहा है। तो ये फ्लैटनेस चेक कर रहा है। फ्लैटनेस कहाँ पे है, सी नंबर पे है, ठीक है। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में रिंग गेज में जो है गो साइड का जो व्यास होता है वो किसके बराबर होता है वो पूछ रखा है। तो रिंग गेज से क्या करते हैं हम, एक शाफ्ट को चेक करते हैं। तो शाफ्ट में क्या होगा, हायर लिमिट हो जाएगा इसमें, है ना। तो मतलब मैक्सिमम साइज, अधिकतम साइज जो है जॉब का वो आपका चेक किया जाता है रिंग गेज के गो साइड से। अगले चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में, ये फिगर दे रखा है, इसके बारे में पूछा है। तो ये आपका रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक का है, तो बिजली के झटके का जो खतरा है उसका साइन है, ये आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखो पूछ रखा है, दो बिंदु दे रखे हैं 1 से 8 के बीच में, एक्स और वाई के निर्देशांक हैं। जैसे इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला में बैठाओगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करोगे और उसका वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28। अगला चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में, एक बार में पूछ रखा है कितना पास्कल होता है। तो एक बार में जो होता है आपका 1,00,000 पास्कल होता है। अगले सवाल पे चलते हैं 18 नंबर पे। घड़ी में जो दे रखा है 10 बजे हैं, 10 बजने पर मिनट कांटे और घंटे के कांटे के बीच में कितना कोण बनता है। कोण कितना बनता है, तो बेसिकली ये घड़ी हो गया, ये आपका 10 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ 11 आता है बीच में, और बीच में जो होते हैं 4 होते हैं, 5 करके टोटल 10 होते हैं। एक जो होता है ना लाइन ग्रेजुएशन होता है, उसके बीच में जो होता है 6 डिग्री का कोण बनता है। तो टोटल यहाँ 10 हो गए, मल्टीप्लाई करोगे 10 से आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री किस में है, डी में है, डी आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, फाइल का उपयोग करते समय कट के समय पर लेना चाहिए। तो इसके बारे में पूछ रहा है, कट जो हम लगाते हैं ना वो किस टाइप में, फॉरवर्ड में या रिवर्स में, 2 ही ऑप्शन आएगा। तो आपका जो, अच्छा ये फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, अब यहाँ पे पुश और पुल का आ गया। तो जब आप पुश करोगे, पुश का मतलब आगे की ओर धक्का मार रहे हो तब वो कट मारता है ना, तो वही आपको पुश हो जाएगा। फॉरवर्ड स्ट्रोक में हमेशा वो काटता है। 20वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के बारे में पूछा है कि ड्राइंग में जो दिखाया गया है ये कौन सा प्रतीक है। तो इसमें जो थ्रेड है आपका इंटरनल थ्रेड है ना। इंटरनल थ्रेड में जो होता है इस तरह का बनता है। बाहरी वाले जो होते हैं उसमें आपका ये जो डार्क दिख रहा है ना, ये अंदर में वो आपका बाहर डार्क रहेगा, उसमें आपका बाहरी थ्रेड आता है। स्पोर्ट फेसिंग का अलग ही बनता है, वो दिया जाता है बियरिंग सरफेस और बोल्ट को स्थान देने के लिए वो बनाया जाता है। बाकी काउंटर बोरिंग जो होता है, जो भी पहले से होल किया हुआ है उसको बड़ा करने के लिए, और जो आपका
सॉकेट और एकोमोडेशन बोल्ट के जो हेड होते हैं उनको जगह देने के लिए किया जाता है उसका काउंटर बोरिंग। अगला सवाल देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में कंपोनेंट का साइज़ दे रखा है ये, इसमें ऊपरी विचलन पूछा है कितना होगा, है ना। तो ऊपरी विचलन जो हो जाएगा, ऊपरी विचलन और महत्तम लिमिट क्या है, तो ऊपरी विचलन पूछा है और महत्तम लिमिट। तो ऊपरी विचलन क्या हो जाएगा आपका, इस पे जो ये है माइनस में 0.1 है, -0.1 है, वो आपका ऊपरी विचलन हो जाएगा। और महत्तम लिमिट जो हो जाएगा वो आपका माइनस करोगे तो 99.99 आएगा, 99 आएगा, 99.9। सी जो है वो आंसर है, सी आपका आंसर दे रखा है ना। 22 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें क्या पूछा है आपका, गेज के बारे है, आपका जो वायर गेज होता है ना उसके बारे में पूछ रखा है। तो 0 से आप जब 36 की ओर जाते हो उस टाइम क्या होता है, सीट का जो व्यास या फिर तार का जो व्यास होता है मोटाई में घटता है या बढ़ता है, उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो ये 2 ही ऑप्शन में जाना है, बढ़ता है या घटता है। तो आपका जैसे 0 से 1 2 3 ऐसे करते जाओगे ना तो आपका साइज़ जो है ना वो घटता जाता है, मतलब कम होता जाता है। तो ए जो है वो आंसर हो जाएगा, ए आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम, इसमें थ्रेड के ये आपका हेक्सो ब्लेड का है, ये एक्स के बारे में पूछ रखा है ना। अच्छा, हेक्सो ब्लेड किस दिशा में काटने की दिशा है, काटने की दिशा जो है वो किस साइड का है, आपका एक्स जो दिखा रहा है उस साइड में आपका कटेगा, तो दिशा एक्स में काटेगा। अगले सवाल पे चलते हैं, 24 नंबर जो है, स्क्रू थ्रेड के निरीक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ वायर वह होता है जो थ्रेड के खांचे में रखे जाने पर के निकटतम संपर्क में आ जाता है। तो खाली है, तो आपका जो क्या चेक किया जाता है, आपका जहाँ पे स्क्रू थ्रेड का जो चेक किया जाता है उसमें आपका इफेक्टिव डायमीटर चेक किया जाता है, जहाँ पे वायर 3 वायर मेथड का जो होता है इस्तेमाल किया जाता है। तो इफेक्टिव डायमीटर उससे चेक किया जाता है ना। वही संपर्क में आने का कह रहा है, निकटतम संपर्क में आता है तो आपका जो इफेक्टिव डायमीटर होता है या फिर आपको उसको पिच डायमीटर बोलते हैं उसके बिल्कुल करीब आ जाता है। अगला देखते हैं आपका 25 नंबर पे, इसमें क्वेश्चन जो है आपका 90 डिग्री पर स्थित शाफ्ट के अक्ष को किसी अक्ष के बीच गति और शक्ति संचरण करने के लिए कौन से प्रकार का, तो इसमें गियर का पूछ रखा है जो आपका 90 डिग्री में यूज किया जाता है या एंगुलर किया जाता है वहाँ पे। सो आप यहाँ पे देख लो, जहाँ भी एंगल का कहता है वहाँ पे बेवल गेज का आएगा, है ना। बेवल गेज कह रहा हूँ, बेवल गियर का आएगा, है ना। एंगल का आएगा या फिर आपका 90 डिग्री बोल के आएगा तो वहाँ पे आपका बेवल का होता है, ठीक है। बेवल जो आपका गियर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे पावर ट्रांसमिशन करना होता है एंगुलर में या फिर 90 डिग्री पे। तो उसके लिए रैक और पिनियन जो होता है लीनियर मोशन को आपका रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। स्पर गियर और हेलिकल गियर जो होता है पैरेलल मतलब पैरेलल जो होते हैं उसमें फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, फोर्स कह रहा हूँ आपको, जैसे पैरेलली उसको पावर जो है वो ट्रांसमिशन करने के लिए इसका हेलिकल और स्पर गियर का यूज़ किया जाता है। वही उसमें थोड़ा सा अलग अलग चीज़ आता है, हेलिकल जो होता है हाई स्पीड में यूज होता है, स्पर जो होता है नॉर्मल स्पीड में इस्तेमाल होता है। अगले सवाल पे चलते हैं, तो अगला सवाल हमारा जो है 26 नंबर क्वेश्चन, इसके बारे में पूछ रखा है, इसका नाम पूछा है क्या है, तो ये आपका जो है साइन बार है ना। सो ये आपका फिगर के बारे में पूछ रखा है, ये कौन सा फिगर है, तो ये जो है आपका ये साइन बार है। पैरेलल ब्लॉक जो होते हैं, पैरेलल ब्लॉक इस तरह के 2 आते हैं उसमें, वो आपके पैरेलल ब्लॉक्स होते हैं। एंगल प्लेट जो होता है सिंपल आप एंगल प्लेट होता है इस तरह का। हाइट गेज जो होता है उसमें हाइट मेजर करने के लिए और मार्किंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में, इसके बारे में पूछ रखा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो ये लेपिंग में यूज़ किया जाता है। तो लेपिंग के जो उसमें लेपिंग ऑपरेशन के लिए ये, तो ये आपका लेपिंग ऑपरेशन बी में जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, तो बी आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे 1 मीटर को फिट में चेंज करने के लिए कह रहा है। तो 1 फीट में जो होता है ये 3.29 के करीब होता है, तो ये 28 हो जाएगा। 3.28 जो है 1 मीटर में जो होता है 3.28 फीट के करीब लगभग होता है ना। अगला सवाल देखते हैं 29 नंबर, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक फास्टनर का प्रकार है, फास्टनर का टाइप पूछा है। तो रिवेट वो नहीं होता है, पिन जो होता है वो भी नहीं होता है, थ्रेडेड फास्टनर। अच्छा, इसने क्या है ना, फास्टनर देखो जोड़ने का बात कर रहा है। फास्टनर क्या होता है, जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये सारे के सारे जो हैं सारे के सारे फास्टनर हो जाएंगे, क्योंकि 2 प्लेट्स हो या किसी भी चीज़ को आप जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर। रिवेट क्या होता है, प्लेट से प्लेट को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिन भी कहीं कहीं देखोगे आपका प्लेट से प्लेट जोड़ के। बाकी थ्रेडेड फास्टनर जो होते हैं वो तो इस्तेमाल किए जाते हैं, नट बोल्ट जो आते हैं वो थ्रेडेड फास्टनर में आ जाएंगे ना। अगले सवाल पे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। ये क्या है, थ्रेड जो प्लग गेज होता है ना उसके लिए होता है। सो यूएनसी प्लग गेज और रिंग गेज जो होते हैं उसमें आपके यूएनसी क्या आएंगे, उसमें हाफ इंच को देखो 1/4 इंच लिख रखा है, 1/4 इंच -20 2 मतलब दे रखा है। तो निर्देशित जो -20 है उसको निर्देश किया गया है। तो थ्रेड का पिच पूछ रहा है एमएम में कितना एमएम होगा, तो आपका 1.27 जो है वो आपका
पिच हो जाएगा, जो थ्रेड का पिच है ना। जब आपका UNC 1/4 इंच में होगा और -20 से निर्देशित किया गया तो उस केस में आपका पिच जो होता है 1.27 होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन पे। न्यूनतम लिमिट और उसके संगत मूल आकार के बीच गणित अंतर को क्या कहा जाता है? तो मतलब मिनिमम लिमिट हो गया और मूल अंतर का हो गया, तो इसमें जो आ जाएगा ये निचला विचलन आ जाएगा, है ना। मिनिमम जो डेविएशन जो होता है वो आपका हो जाएगा ना। तो ये आपका ए जो है निचला विचलन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कटिंग प्रक्रिया है? काटने के लिए पूछ रहा है। नर्लिंग, ये आपका कटिंग। थ्रेड फोर्निंग, इसमें भी काटने का काम आ रहा है। थ्रेड रोलिंग, ये भी आ रहा है। सो तीनों के तीनों जो हैं वो कटिंग का एक तरह से प्रोसेस है ना। काटने का भी ये इनका देखो, इसमें आंसर दे रखा है, ऊपर में से कोई भी नहीं, क्योंकि आप जैसे देखोगे ना, आप जैसे नर्लिंग करते हो तो उसमें भी मेटल जो होता है ना, अब उस पर कटिंग होता है। थ्रेड फॉर्मिंग जो होता है उस पर भी मेटल कटता है, और थ्रेड रोलिंग पे भी कटता है। और इसमें ऑल ऑफ द अबव है ही नहीं, इसके कारण इन्होंने आंसर दे रखा है वो डी दे रखा है, इनमें से कोई नहीं है ना। क्योंकि किसी एक को लगाओगे तो आपका दूसरा सही हो जाएगा। इस हिसाब से देखोगे ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपका कैंसिल भी हो जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि आप जब इसको ऑब्जेक्शन डालोगे ना तो ज़्यादातर चांसेस है कि ये कैंसिल कर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 33 नंबर पे। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किस उपकरण का जो है उपयोग करके सतह की रफनेस मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो सतह का जहाँ रफनेस मापने का है तो वहाँ पे आपका इंडिकेटर यूज किया जाएगा, जो डायल इंडिकेटर होता है, सॉरी ये सरफेस इंडिकेटर जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है सरफेस रफनेस मापने के लिए। ये जो है सरफेस इंडिकेटर है ना। डायल इंडिकेटर क्या होता है ना, बहुत जगह यूज होते हैं, तो उसके साथ यूज किया जाता है। तो ये आपका टेली सरफेस, उसमें सर्फ यूज किया जाता है और सरफेस इंडिकेटर होता है वो। अगला देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन में पैरेलल ब्लॉक के बारे में पूछा है। जैसे अभी पहले बताया था, पैरेलल ब्लॉक का जो मेन उद्देश्य क्या होता है, जहाँ पे मशीन को मतलब वर्कपीस को मशीन पे सेट करते हैं ना, तो वहाँ पे जो होता है इसका सपोर्ट के रूप में यूज किया जाता है पैरेलल ब्लॉक का। 35 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कटिंग फ्लूइड में पानी का उपयोग किया जाता है? तो आपका सोल्यूबल ऑयल जो होता है उसमें आपका पानी का यूज किया जाता है, 1:20 का होता है ना। अगला चलते हैं क्वेश्चन 36 नंबर पे। इसमें पूछ रखा है 5, 12, 13 दिया हुआ है, त्रिभुज है। ये आपका त्रिभुज है, एक 5 है, ये 12 है और ये 13 है ना। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका हाफ कर दो, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है ना। तो ये 6 हो जाएगा, 6 बजे 30 हो जाएगा, 30 वर्ग सेंटीमीटर। अगले सवाल पे आते हैं 37 नंबर पे। तो यहाँ पे फीलर गेज का न्यूनतम साइज़ क्या होता है? तो 0.03 जो होता है आपका जो मिनिमम साइज़ होता है, और मैक्सिमम क्या होता है 3.5 तक होता है। अगला चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। तो 38 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पर डाई का उपयोग करके M20 × 2.5 बाहरी थ्रेडिंग करने के लिए रोड का व्यास होना चाहिए। तो रोड का व्यास पूछ रहा है कितना होना चाहिए? तो इसको आपका 25 है। तो जैसे रोड का व्यास पूछा और इसने निकाल दिया आपका जो है मॉड्यूल करके आता है, फॉर्मूला है पिच/10 करके होता है, पिच/10। और ये आपका जो डायमीटर दे रखा है उसमें माइनस करना होता है। 2.5 है तो ये आपका सीधा क्या है, डायमीटर 20 आ गया, और इसमें माइनस कर दिया, जो 10 में करो मतलब 25 / 10, 2.5 है ना। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो मतलब 0.25, इससे माइनस करोगे तो 19.75 आ जाएगा। सो यही आपका ए में आंसर दे रखा है। अगले सवाल पे चलते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन में। तो डबल स्टार्ट स्क्रू की पिच दे रखी है, डबल स्टार्ट मतलब 0.5 लिख रखा है, तो डबल स्टार्ट में इसका जो हो जाएगा 1 mm पिच हो जाएगा, है ना, 1 mm हो जाएगा। और वह 100 RPM की गति से घूम रहा है, RPM इसका दे रखा है 100। तो 1 मिनट में एक स्क्रू पर लगा हुआ नट कितनी दूरी तय करेगा? 1 मिनट में पूछ रहा है ना। तो इसमें आपका 100 ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये देखो ये पूरा का पूरा घूमेगा 100 mm टोटल। RPM है, RPM कहने का मतलब क्या, रिवोल्यूशन पर मिनट। मतलब वो एक मिनट में जो होता है 100 RPM घूम रहा है ना। और इसका दे रखा है पिच आपका, ये डबल स्टार्ट में है, तो आपका डबल स्टार्ट में है इतना। तो जब आप डबल स्टार्ट में जब दे रखा है 0.5, तो डबल स्टार्ट में 1 mm हो जाएगा, और ये दे रखा है RPM इतना, सीधा आपका 100 हो जाएगा, है ना। सो डी में जो है आपका 100 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम 40 पे। 40 है, फाइलिंग के दौरान फाइलों के दांतों के बीच धातु जो चिप्स फंस जाते हैं, इस घटनाक्रम को क्या कहते हैं? तो आपका पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। तो आपका बी में जो है वो पिनिंग, वो आपका पिनिंग ऑफ फाइल। बाकी ये जितने दे रखे हैं ग्लेजिंग, लोडिंग, क्लोगिंग, ये सारे जो होते हैं ग्राइंडिंग व्हील में होते हैं। दोष,
ये चिन्ह के बारे में पूछा है, ये चिन्ह कौन सा है, ये फ्लैटनेस का चिन्ह है ना। प्रोफाइल का जो होता है इस तरह का होता है। अब परपेंडिकुलरिटी जो होता है इस तरह होता है। पैरेललिज्म जो होता है इस तरह का होता है ना। अगले सवाल पे चलते हैं 42 नंबर पे। सो इस गियर के बारे में पूछा है, ये गियर कौन सा है, तो ये आपका हाईपोर्ट गियर है ना। बेबल गियर जो होता है वो आपका एंगुलर में, हेलिकल जो होता है वो आपका हाई स्पीड के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। वर्म और वन व्हील जो होता है, वर्म और वर्म गियर, इसका भी जो होता है हैवी लोड के लिए। बाकी ये भी आपका एज पर एप्लीकेशन जैसा ज़रूरत होता है उसके हिसाब से इसका उपयोग किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं किस प्रकार की प्रोफाइल का उपयोग जो होता है कोने में 60 डिग्री से ज़्यादा कोण के फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। तो 60 डिग्री जो होता है वो ट्रायंगुलर फाइल का होता है ना। सो इससे ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करना है और कोने में करना है तो आपका ट्रायंगुलर फाइल ही इस्तेमाल होगा इसके लिए। त्रिकोणीय फाइल जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी राउंड फाइल जो होता है होल कर बनाने के लिए किया जाता है। जो सर्कुलर होल होते हैं, फ्लैट फाइल जो होता है जनरली यूज़ किया जाता है। जनरल यूज है उसका। स्क्वायर फाइल जो होता है जहाँ पे भी स्क्वायर या रेक्टेंगल जो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल काटे जाते हैं वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इसका। 44 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन में क्या है, असेंबली में उपयोग किए जाने वाले वाशर का कार्य क्या है। वाशर का पूछ रहा है, मेन कार्य जो होता है वो क्या है असेंबली में। तो वो क्या करता है, बड़े क्षेत्र पर क्लैंपिंग बल का वितरण, हाँ ये भी ये करता है। क्लैंपिंग की सतह क्षति के रोकना, हाँ ये भी करता है। मतलब ये सारे के सारे करता है। बोल्ट हेड और नट के लिए जो होता है बड़ी हुई असरदार सतह प्रदान करना, सारे के सारे काम जो होता है असेंबली में जो होता है आपका वाशर जो होता है सभी काम के लिए उपयोगी होता है। जो ऑप्शन में दे रखे हैं उसके हिसाब से। 45 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, ड्राइंग दे रखा है। ड्राइंग कहाँ पे है, ड्राइंग नहीं है ना। ये आपका ड्राइंग में लिख रखा है एस है 50, मतलब डायमीटर जो रखा है 50 mm उल्लेख किया है। इसका अर्थ क्या है, तो ये आपका जो है स्फेरिकल व्यास जो है, तो ये डायमीटर है, स्फेरिकल व्यास जो है डायमीटर जो है 50 mm है। अगले सवाल पे चलते हैं। 1 गीगा पास्कल में कितने किलो पास्कल होते हैं। गीगा का क्या होता है, 10⁶ होता है। सो ए में जो है वही आंसर हो जाएगा। किलो पास्कल में चेंज करोगे 10⁶, सीधा वैल्यू पूछ रखा है, आप इतना ही कर दो बस आ गया है ना। अगला देखते हैं, ऊर्जा की इकाई पूछ रखा है। तो आपका जूल जो होता है ऊर्जा की इकाई होती है। वाट जो होता है वो पावर का होता है ना। ये न्यूटन मीटर दे रखा है, पर मीटर दे रखा है। न्यूटन मीटर जो होता है ये आपका टॉर्क का होता है। अगले सवाल पे चलते हैं 48 नंबर पे। इसमें ये टैप है सारे, तो टैप के बारे में पूछ रखा है। क्या है, चित्र में दस्ती टैपिंग ऑपरेशन के लिए उपयोग की जाने वाली 3 टैप दिखाए गए हैं XYZ। तो इसका नाम पूछा है, एक्स का कौन सा है, तो ये जो है ये आपका बॉटमिंग टेप है। तो किस में है बॉटमिंग टेप, बॉटमिंग टेप ये आपका डी में जो है सबसे पहले बॉटमिंग टेप है या प्लग टेप है। सो आपका यही हो जाएगा बॉटमिंग टेप, प्लग टेप। वाई जो है आपका प्रथम हो जाएगा, प्रथम बोलो या फिर टेपर टेप। और जेड जो है वो आपका द्वितीयक बोलो या फिर मतलब सेकंड टेप बोलो या फिर इंटरमीडिएट टेप बोलते हैं, वही आपका माध्यमिक टेप लिख रखा है। अगले सवाल पे चलते हैं 49 नंबर पे। ये गेज के बारे में पूछा है। गेज का नाम क्या है, तो ये आपका रिंग गेज है। उसमें थ्रेडेड है ना, थ्रेड रिंग गेज है, ये आपका डी में है। प्लेन रिंग गेज जो होता है उसमें आपको ये थ्रेड दिखाई नहीं देंगे, ये जो थ्रेड दिखाई दे रहे हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगे। 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो पायलट होल ड्रिलिंग का उद्देश्य पूछा है। तो पायलट होल ड्रिल क्या करता है, तो पायलट बेसिकली क्या करता है, वो अलाइन करने में जो होता है ये एक अलाइन और जो गाइड करने का काम होता है उसमें आपका मदद करता है। तो गाइड किस में है या अलाइन किस में है, तो ये डी में है। सो बड़े ड्रिल को क्या करता है, गाइड करने के लिए ड्रिल किया गया एक छोटा सा होल है। जो पायलट होल ड्रिलिंग का उद्देश्य जो होता है वही होता है आपका गाइड करने के लिए। तो वही अलाइन मैंने कर दिया, गाइड और अलाइन करने के लिए पायलट का इस्तेमाल किया जाता है ड्रिल पे। 51 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, ये घन का आकार दे रखा है, कितना लीटर पानी भरा जा सकता है उसके बारे में पूछा है। इसका घन है, घन का क्या होता है, 1 क्यूब होता है, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। और 1 लीटर में कितना होता है, 1000 होता है, 1000 ml होता है, मतलब 1000 गुना 8 8000 बी में आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखो वैल्यू दे रखा है 8 का 80 दिया रहता है समझ में आता है, इसने वैल्यू नहीं दे रखा है ml में है या लीटर में है, तो इसलिए आपका 8000 हो जाएगा सीधा। 52 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे फास्टनिंग प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है, तो फास्टनिंग में क्या होता है, आपका जो स्क्रैप किए हुए सतह होते हैं उसको तेल पत्ती धारण बढ़ाने के लिए, सरफेस फिनिश बढ़ाने के लिए सतह को बर से मुक्त, तीन ऑप्शनों में से जो है, 3 ऑप्शनों में से ऐसे जैसे जनरल देखो फ्रॉस्टिंग के बारे में पूछा है। तो फ्रॉस्टिंग जो किया जाता है ना, जो भी सतह के ऊपर कुछ ऐसा बचा हुआ रहता है तेल वगैरह है ना,
उसको लगाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है फ्रॉस्टिंग है ना। और जनरली क्या होता है सरफेस फिनिश के लिए भी उसमें इस्तेमाल किया जाता है इसका ना। इसके हिसाब से देखो दे तो रखा है आंसर स्क्रैप किए हुए सतह पर तेल प्रतिधारण, लेकिन आपका देखोगे ना उसमें फ्रॉस्टिंग भी किया जाता है। जैसे स्क्रैपर जो होता है ना फिनिश के लिए यूज़ किया जाता है, फ्रॉस्टिंग के लिए जो होता है, फ्रॉस्टिंग जो होता है स्क्रैप किए हुए जो सतह होते हैं उस पर तेल प्रतिधारण करने बढ़ाने के लिए उसका फ्रॉस्टिंग का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है तो 53 नंबर क्वेश्चन में ये फाइल दिखाया गया है, इसमें कट पूछ रखा है, तो ये आपका डबल कट है। ये आपका डी में जो है ये डबल कट है, कट के बारे में पूछा था। अगले सवाल पे चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में। तो ये बोल्ट के हेड पर अंकित जो दे रखा है 12.9 वो क्या दर्शाता है, तो उसका जो होता है क्वालिटी को दर्शाता है, क्वालिटी गुणवत्ता। ये आपका ए जो है गुणवत्ता वर्ग को दर्शाने का काम करता है वो 12.9 का जो है। अगले सवाल पे आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में। तो M3 का है मैट्रिक M3 के 0.5 मिलीमीटर पिच के आंतरिक थ्रेड के लिए टैप ड्रिल का साइज़ क्या है। टैप ड्रिल साइज़ को निकालने के लिए क्या होता है, टैप साइज़ जो डायमीटर दे रखा है उससे खाली आपको माइनस करना है इसको, पिच को है ना, पिच को। सो 2.5 हो जाएगा। 2.5 कहाँ है, ये आपका ए में है। अगले सवाल पे चलते हैं 56 नंबर पे। तो यहाँ पे दे रखा है रेखीय मापन मतलब लीनियर मेजरमेंट के लिए पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाइन और अंतिम एंड मानकों के लिए सही नहीं है, गलत पूछ रहा है। इनमें से कौन सा है जो आपका गलत है। सो इसमें ऑप्शन देखते हैं। तो लाइन मानक त्वरित और आसान है, ऐसा तो नहीं होता है। लाइन मानक अंतिम एंड तक की उच्च सटीकता प्रदान नहीं करते हैं, ये तो सही है। इसमें गलत पूछा है ना, तो ये सही है। अंतिम मानक पैरेलल प्रभाव इफेक्ट अधीन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी गलत है। एंड मानक के दौरान महसूस करने पर आधारित होते हैं, ये भी गलत है ना। तो इसके हिसाब से आपका ए जो है ये आपका, तो ये सही कह रहा है। तो आपका यहाँ गलत पूछ रखा था, तो ये आपका लाइन ए जो है मतलब मानक जो है त्वरित और आसान है, ये चीज़ जो कहना है वो गलत है। 57 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपको मूल्यांकन दे रखा है, इसका कैलकुलेशन करना है, सिंपल है। ऐसे करोगे तो 5 5 5 55 हो जाएगा। ये एलसीएम लेते हो तो 55, इसका आ जाएगा 11 11 9 99 और ये माइनस में आ जाएगा 55 का है 55 मतलब ये 4 हो जाएगा और ये आपका प्लस में 11 छक्का 66 है ना। इसको माइनस कर दे यहाँ से 62 प्लस 99 9 तो 11 9 तो 11 9 6 15 और 116 161/55, ये आपका ए में जो है वो आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे देखो कोने में प्रहार करने मतलब हैमरिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंजीनियरिंग हथौड़े का उपयोग किया जाता है। तो आपका जो कोना बनाना होता है उसके लिए हैमरिंग जो यूज़ किया जाता है उसमें आपका स्ट्रेट पिन जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। बॉल पिन जो होता है आपका रिवेट के हेड बनाने के लिए किया जाता है। क्रॉस पिन का जो होता है जहाँ पे उसका लेंथ बढ़ाने का होता है ना सीट का, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। प्रेस ब्रेक के बारे में सवाल पूछ रखा है, प्रेस ब्रेक का क्या उपयोग है उसके बारे में पूछा है ना। तो प्रेस ब्रेक क्या करता है, जो उसका शेप बनाने का काम करता है, धातु मतलब सीट जो होती है ना, सीट मेटल, उसमें एक शेप बनाने के लिए या फिर फॉर्म कह लो, उसको एक शेप देने के लिए उसका कटिंग करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका पहला में ही है, सीट धातु को बनाने के लिए जो होता है प्रेस ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल एक शेप में उसका जैसे डाई होता है ना उसमें परफेक्ट कटेगा, तो उस तरह का ऐसे करके उसमें बनाया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एलुमिनियम का पूछ रखा है, मेल्टिंग पॉइंट पूछा है। एलुमिनियम का जो है मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो 660 डिग्री सेल्सियस होता है। अगले सवाल पे आते हैं। ये आपका कैलकुलेशन है सिंपल, तो इसको आसानी से आप कर सकते हो। 4 के क्यूब दे रखा है और फिर 8 से काट रखा है, तो ये 8 ही आ जाएगा माइनस यहाँ से 15 3 18 हो गया और ये आपका 4 हो गया। चलो इसको भी कर ही देता हूँ ना, 18 प्लस 4 माइनस ये 2 रह जाएगा मतलब 1 हो जाएगा है ना। ये 21 हो जाएगा माइनस का, ये 8 हो जाएगा। जब आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा माइनस का, तो बी में आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। 62 नंबर पे एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। तो एसी वेल्डिंग में क्या होता है, लो वोल्टेज होता है और हाई करंट होता है। सो ये आपका पहले में ही दे रखा है। ये पावर सप्लाई को क्या करता है, लो वोल्टेज मतलब कम वोल्टेज और उच्च धारा मतलब हाई करंट में परिवर्तित करता है, मतलब चेंज करता है। लो वोल्टेज को जो होता है हाई करंट में चेंज करने का काम करता है ना, जो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है वो।
63 नंबर क्वेश्चन में है, इसमें परपेंडिकुलरिटी की इकाई क्या है। सो परपेंडिकुलरिटी की इकाई जो होती है उसमें कुछ ऐसा इस तरह का होता है, तो इकाई कुछ इस तरह से दिया हुआ नहीं रहता है ना, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्या। सॉरी इसका जो होता है परपेंडिकुलरिटी, इसमें ना टॉलरेंस दिया जाता है जो mm में होता है, तो आपका मिलीमीटर हो जाएगा ना। अगला चलते हैं 64 नंबर पे। ये इसके बारे में पूछ रखा है, फिगर में जो दिखा रखा है कि 2 mm की त्रिज्या गेज के साथ घटकों को मतलब कंपोनेंट पर फिलेट मतलब आपका रेडियस गेज का निरीक्षण करते समय, उसका उपयोग करके निरीक्षण करते समय चित्र में दिखाए अनुसार अंतराल देखा जाता है। इसे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसमें देखोगे कि आपका ये प्रॉपर तरीके से बैठा ही नहीं है ना, तो इसमें किस में है 2 mm से कम है, इसका रेडियस ज़्यादा है 2 mm से है ना। यही आपका बी में जो है फिलेट त्रिज्या जो है 2 mm से अधिक है। अगले सवाल पे चलते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन में ऐसी प्रणाली का नाम क्या है। एक प्रणाली का नाम पूछा है जो सुनिश्चित करती है कि अलग अलग वातावरण में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा निर्मित समान घटकों को असेंबली चरण के दौरान कार्य को प्रभावित किए बिना आगे सुधार किए बिना असेंबल और प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो आपका इंटरचेंजेबिलिटी में जो होता है उसमें क्या होता है कि बिना चेंज किए हुए, बिना अलग अलग वातावरण में किसी भी प्रकार से उसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंटरचेंजेबिलिटी जो है ये विनिमेयता जो होता है उसी का इस्तेमाल करके क्या होता है आराम से असेंबली में सुधार किए बिना मतलब प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अगले चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे। तो सोल्डरिंग ऑपरेशन में उपयोग किए जाने वाला फ्लक्स का उद्देश्य क्या है। फ्लक्स का पूछ रहा है, तो ऑक्साइड से उसको क्या करता है बचाने का काम करता है, और साथ ही क्या होता है, अच्छा ये कह रहा है ये तो गलत हो जाएगा, हटाता नहीं हो वहाँ पे बैठता है उससे क्या होता है सुरक्षित होता है ना, वर्कपीस तरल आवरण बनाता है, ये भी गलत हो जाएगा। सी में जो दे रखा है, माफ़ कीजिएगा, ये जो होता है फ्लक्स जो होता है ऑक्साइड से बचाने का काम करता है, ये तो सही है। तरल आवरण बनाता है, हाँ, तो अंदर जो है फ्लक्स जो होता है बाहर से बैठता है और अंदर जो होता है वो मेल्ट होता है। जो आपको फिलर मेटल होता है वो फिलर जो वायर होता है वो अंदर जाके मेल्ट होता है, तो आवरण भी बनाता है उसके लिए, और ये पिघले हुए सोल्डर की सतह को तनाव को कम भी करता है। जबकि इसके सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। अगले सवाल पे चलते हैं 67 नंबर पे। इसमें आयत का दे रखा है ABCD का है, जिसमें ABCD जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 और 4 दे रखा है। यदि CD का मध्य बिंदु E है, मतलब C और D का मध्य बिंदु E हो गया, तो चित्र में दिखाया गया ABCE का क्षेत्रफल पूछ रखा है। तो ये आपका जो है रोम्बस की तरह बन गया, तो इसका जो है सीधा सा आपका फार्मूला लगता है, एक हाइट हो जाएगा। अभी जैसे इधर देखते हैं तो ये 5 है, ये 4 है ना, इसमें से यहाँ देखोगे यहाँ घटा दिया है इधर से, ये तो 5 का 5 रहेगा, ये 4 का 4 रहेगा, तो इसका फार्मूला जो लगता है आपका फार्मूला लगाना पड़ेगा, उसके लिए फार्मूला लगता है। तो ये अभी सीधा मैं बता देता हूँ आंसर आपको 15 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, हाँ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला लगता है इस पर, आपका रोम्बस का फार्मूला आता है, उससे आप यूज़ कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 68 नंबर पे। स्पोर्ट फेसिंग टूल की अनुपलब्धता की स्थिति में, मतलब नहीं रहता है उस केस में स्पोर्ट फेसिंग ऑपरेशन के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग कर सकते हैं। जब स्पोर्ट फेसिंग का टूल अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हमको स्पोर्ट फेसिंग ऑपरेशन करना है, तो किस टूल का उपयोग किया जा सकता है। इसमें दे रखा है ऑप्शन में, तो आपका इसमें से जो होता है काउंटर बोरिंग टूल जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। काउंटर बोरिंग में क्या होता है, वो क्या करता है जो पहले से होल है ना उसको बड़ा करता है, किसके लिए, सॉकेट हेड के लिए, और उसके लिए सेम चीज़ स्पोर्ट फेसिंग में क्या होता है बियरिंग सरफेस बनाया जाता है, जहाँ पे बोल्ट के जो जगह होता है बोल्ट का स्थान देने के लिए बनाया जाता है, तो सेम चीज़ में भी होता है ना। तो काउंटर बोरिंग टूल जो होता है उसको इस पर उपयोग करके हम स्पोर्ट फेसिंग ऑपरेशन को कर सकते हैं। बाकी आपका ड्रिल बिट है होल करने के लिए, रीमिंग टूल जो होता है फिनिशिंग करने के लिए होता है, काउंटर सिंकिंग टूल जो होता है जहाँ पे आपका थोड़ा सा जो उसका बाहर नहीं आएगा प्लेट के ऊपर, उसके लिए जो होता है काउंटर बोरिंग सिंकिंग होता है, तो ये आपका काउंटर सिंकिंग हो जाएगा ना। अगला चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन में। तो निम्नलिखित सामग्री मटेरियल में 4 समान आकार के ब्लॉक हैं, उनमें से कौन सा सबसे भारी, ये सारे में से पूछ रहा है सबसे भारी कौन सा है। तो इनमें से जो सबसे भारी हो जाएगा वो तांबा हो जाएगा।
इसमें तो देखो एक थोड़ा सा डाउटेड है, क्योंकि इसमें HSS भी दे रखा है ना, तो इसमें आयरन का मात्रा आ जाता है ना, हाई स्पीड स्टील आ जाता है, तो इसकी जो डेंसिटी होती है ज़्यादा होती है। लेकिन इसने क्या पूछ रखा है, डेंसिटी यहाँ बारी पूछ रखा है, तो वेट सबसे ज़्यादा किसका है, वही डेंसिटी का ही मामला आएगा इसमें। सो आपके इसमें सब आंसर दे रखा है इसरो ने आपका तांबा के लिए, है ना। बाकी इस पर शायद आपका हाई स्पीड स्टील हो सकता है, एक बार चेक कर लेना इसको। 70 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 10 mm होल के लिए रिमिंग बनाने के लिए क्या है, रिमिंग में पहले ड्रिल कर लिया व्यास की 10 मिलीमीटर के होल की रिमिंग करने के लिए, रिमिंग से पहले ड्रिल करने के लिए ड्रिल का व्यास क्या होना चाहिए। इसमें अंडर साइज दे रखा है, ओवर साइज दे रखा है, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 15 5 20 आ जाएगा, है ना। पॉइंट में आ जाएगा 20, इससे माइनस करो तो आपका 9.8 हो जाएगा। ये आंसर दे रखा है ना। 71 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, तो इसमें क्या है आपका, निम्नलिखित गुण में से कौन सा गुण कटिंग फ्लूइड के लिए अच्छा नहीं है। कटिंग फ्लूइड के लिए पूछ रहा है, कौन सा गुण जो है वो अच्छा नहीं है। सो आग नहीं लगनी चाहिए, ये सही है। उच्च वाष्पीकरण दर होनी चाहिए, वाष्पीकरण तेज नहीं होना चाहिए, ये जो है ये आपका गलत है। झाग का धुआं नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। वर्कपीस या मशीन टूल को जंग नहीं लगना चाहिए, ये भी सही, क्योंकि ये चीज़ लगेगा तो आपका मशीन तो ख़राब, धुआं आ गया तो आग लग जाएगा, इससे भी हो जाएगा। तो आपका ये जो है आंसर वो आपका सही आंसर है, कि जो कटिंग फ्लूइड होता है उसमें क्या होता है, उसकी वाष्पीकरण दर जो होती है हाई नहीं, मतलब होनी, क्या बोल रखा है, उच्च वाष्पीकरण दर होनी चाहिए, तो ये गलत बात है, उसकी वाष्पीकरण दर जो है वो निम्न होती है। 72 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो यहाँ पे देखो, यदि R त्रिज्या के साथ अर्धवृत्त को बाहर समान क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, कितने में, 12, है ना। अर्धवृत्त है, इसको 12 बराबर भागों में बांट दिया गया, तो एक क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा उसके बारे में पूछा है ना। तो ये जैसे क्या होता है, इसका क्षेत्रफल πr² होता है ना, और ये 12 का पूछ रखा है, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका π² 24 हो जाएगा, किसमें, आपका ए में है। 73 नंबर क्वेश्चन में है, इसमें पूछ रखा है कि बिना टूटे तनाव में मटेरियल को खींचे जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो बिना टूटे तनाव में मटेरियल को खींचे जाना, मतलब ये आपका डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी आ रहा है, सो डक्टिलिटी हो जाएगा, क्योंकि खींचने का बात हो रहा है ना। सो वायर बनेगा उसमें, खींचे जाना जहाँ पे है वो आपका वायर बनेगा, और बिना टूटे हुए तनाव में, तो आपका डक्टिलिटी हो जाएगा। आंसर डक्टिलिटी दे रखा है। मेलेबिलिटी में क्या होता है, उसको पतली सीटों में बनाया जाता है हैमरिंग करके। इलास्टिसिटी में क्या होता है, कोई भी फोर्स अप्लाई करते हो तो वो अपनी क्या होता है, अवस्था चेंज करता है। जैसे आप फोर्स हटा देते हो, वापसी वो अपने अवस्था में आ जाता है, तो वो आपका मतलब प्रीफर जो पहला पोजीशन उसका जैसा था वैसे आ जाता है, तो आपका इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण ही आता है। हार्डनेस जो होता है, कोई किसी भी मटेरियल को काटने के लिए फिर हार्ड होता है वो, और उसमें कटिंग एबिलिटी आ जाती है, तो हार्ड होता है बेसिकली, उसमें मजबूत भी होता है, और कटिंग एबिलिटी में जितना हार्ड होते जाएगा उस पर अगला को क्या दबाव डालता है ना, जैसे, तो उसके लिए क्या होता है, हार्डनेस आपका जनरली कटिंग एबिलिटी के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन था, इसका वैल्यू पूछ रखा है, कितना वैल्यू होगा इसका। आपका जो वैल्यू है कैसे निकालोगे, सिंपल है। sin 30 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, उसका स्क्वायर कर दोगे तो 1/4 हो जाएगा। माइनस में cos 30 का जो है sin 30 का उल्टा होता है, तो cos 30 का तो √3/2 होता है ना। √3/2 मतलब 3/4 हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेशन करोगे 2 4 1 मतलब 4 हो जाएगा, और ऊपर आ जाओ, ये आपका 2 माइनस ये 3, और ये भी माइनस में रह जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 3 7, उसमें 2 करोगे तो -5/4। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 थोड़ा सा गलत हो गया लग रहा है, 4 3 7 5, ये आपका आ रहा है 1.25 आ रहा है। रुको कैलकुलेशन में ज़रा एक बार दोबारा देख लेता हूँ। इसमें 1/4 माइनस 3/4 -1, हाँ अब सही आ गया है ना। तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा 3 -4/4, मतलब ये 6 हो जाएगा, 6/4 आ जाएगा। इसको जब काटोगे तो 1.5 आ जाएगा, है ना। इसका वैल्यू जो होता है 1/2 होता है sin 30 का। cos 30 का जो होता है √3/2 होता है। इसको स्क्वायर कर दिया तो मैंने 3/4 हो गया। 1045 का वैल्यू जो होता है 1 होता है। कैलकुलेशन करा तो 6/4 आया, इसको जब काटोगे तो 1.5 आएगा।
अगला देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपका सीट मेटल में से क्वेश्चन था। सीट मेटल निम्नलिखित में से किनारा कड़ा एज स्टिफनिंग के करने की जो विधि है उसके बारे में। एज स्टिफनिंग जो होता है उसमें विधि जो होता है आपका वायरिंग मेथड से भी किया जाता है, हेमिंग मेथड से भी किया जाता है, और ये फाल्स वायरिंग है ना, फॉल्स वायरिंग सारे में किया जाता है। तो जो आपका एज स्टिफनिंग किया जाता है तीनों विधियों से उपयोग किया जाता है। तो डी जो है वो आंसर आपका सही है। 76 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा फिक्सचर का कार्य नहीं करता है। फिक्सचर का कार्य नहीं है तो फिक्सचर क्या करता है, वो गाइड नहीं करता है। किसी ऐसे में है गाइडिंग नहीं करने का तो टूल गाइडिंग का, तो सीधा सीधा चल जाओ। ये लोकेट करता है, क्लैंपिंग करता है, बेस मेटल टेबल फिक्सिंग के ऊपर है उसके लिए भी देता है। बाकी ये गाइड जो है आपका जो फिक्सचर होता है वो नहीं करता है ना। वो जीग जो होता है टूल को गाइड करने का काम करता है। अगला देखते हैं हम। अगला जो सवाल है ये आपका 3/4 इंच में दे रखा है, उसको mm में चेंज करना है। तो 3/4 1 इंच में कितना होता है, 25.4 होता है ना। तो उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 19 के करीब आएगा। तो ये 19.05 हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो इसमें देखो स्टेप पुली का बेल्ट दे रखा है जिसमें विभिन्न आपका एक्स वाई और जेड दे रखा है। एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये आपका एक्स है, फिर वाई है, फिर आपका जेड है ना। ड्रिल की गति के बीच में संबंध पूछ रखा है। तो ये बढ़ते क्रम में घटते क्रम में वो चीज़ दिखाने को कह रहा है, कौन सा है। तो सबसे पहले एक्स है। एक्स में क्या है, इसमें लो स्पीड रहेगा, सबसे कम रहेगा एक्स में, देन वाई में, देन जेड में। तो ये आपका हो जाएगा, ये भी जो है एक्स जो है वाई से कम है और वाई जो है जेड से कम है ना, जो स्पीड है उनका। अगला देखते हैं 79 नंबर में। तो इंजीनियरिंग हैमर जो शीर्ष और पिन पर किया जाता है, थोड़ा क्वेश्चन समझना पड़ेगा। जो इंजीनियरिंग हैमर होता है, हैमर के शीर्ष और पिन पर किया जाता है, सो आपको उसमें केस हार्ड किया जाता है ना, केस हार्डनिंग का प्रोसेस किया जाता है। हार्ड एंड होता है वो आपका ज़्यादातर देखोगे तो जो टूल है, कटिंग टूल होती है उसमें टेम्पर करने का। एलिनिंग जो किया जाता है, सॉफ्ट किया जाता है मटेरियल को मशीनिंग लायक बनाने के लिए। और नॉर्मलाइजेशन जो होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज किया जाता है उसमें। 80 नंबर और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका गुजराती में लिखा है ना, इसमें कुछ क्या है, कुछ नहीं है, कोई प्रकार के बारे में पूछ रहा है। निये नामंथी यो, मेरे को ये मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ इसको। सो इसका दे रखा है आंसर आपका टॉलरेंस का है ना। ये आपका टॉलरेंस है, ये तो समझ में आ रहा है, ये आपका टॉलरेंस है ना। सो क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। 80 क्वेश्चन टोटल थे। सो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ख़त्म हो गया। और जो सैक का 2025 में पेपर हुआ, उस पेपर को हमने पूरा डिस्कस किया, पूरा एनालाइज़ किया, और सारे वीडियो को जितने क्वेश्चन थे सारे को सॉल्व किया, एक को छोड़ के, क्योंकि वो दूसरी भाषा में लिख रखा था जो मुझे नहीं आता है ना। तो वीडियो में इतना ही कहता हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलो। धन्यवाद। जय हिंद।